जय हिंद दोस्तों, जीएसआर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स का नया टॉपिक विद्युत फ्लक्स तथा गॉस का नियम, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम विद्युत फ्लक्स के बारे में जानते हैं कि विद्युत फ्लक्स होता क्या है। अगर हम भौतिक यानी कि भौतिक वातावरण से इसको देखें, भौतिक वातावरण से इसको जानने की कोशिश करें, तो कोई ये हमने इस तरह का एक कोई रूम ले लिया, उसमें एक खिड़की है, ये हमारे पास एक खिड़की है और यहाँ पर सूर्य दादा है। सूर्य दादा से निकलने वाला प्रकाश आएगा और खिड़की से टकराएगा और इसके अंदर एंट्री ले लेगा। जितना प्रकाश इस खिड़की से अंदर की तरफ आएगा, हम प्रकाश की बात कर रहे हैं, हम पूरे जो भी मकान के यानी कि जो भी हमने रूम लिया है या जो भी स्पेस में कोई भी वस्तु ली है, उस पर जो भी प्रकाश आएगा हम उसकी ज़रूरत नहीं है। हम केवल इस खिड़की से यानी कि इस छोटी सी खिड़की से जितना प्रकाश अंदर आएगा, जितना प्रकाश इसके अंदर एंटर होगा, उसी प्रकाश के बारे में बात करेंगे। यानी कि अगर इसकी जगह कोई आवेश होता तो उससे विद्युत बल रेखाएं निकलती और विद्युत बल रेखाएं इस खिड़की के अंदर जितनी प्रवेश करती उसको हम कहते विद्युत फ्लक्स। प्रकाश है, इस खिड़की के अंदर एंटर करेगा। प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में बहुत प्रकाश है, हमें पूरे प्रकाश की देखने की जरूरत नहीं, केवल हम जो खिड़की ले रखे हैं उसी खिड़की में जितना प्रकाश एंटर करेगा, या आवेश मान लें तो जितना आवेश इस खिड़की के अंदर एंटर करेगा, उस यानी कि उस आवेश से निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। कोई एक क्षेत्रफल यानी कि पृष्ठ जिसको हमने एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तो ये हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र E है, इसमें हमने इस पृष्ठ को रखा है। अब हमें एक बस यही ध्यान रखना है कि इस पृष्ठ से निकलने वाला जितनी भी विद्युत बल रेखाओं की संख्या है उसको हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। बाकी हमें जितना संपूर्ण विद्युत फ्लक्स से कोई लेना देना नहीं, हम केवल अपने जो पृष्ठ है उससे निकलने वाला विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को, निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो इसकी परिभाषा की बात करें तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत कैसी, इस पृष्ठ के बिल्कुल लंबवत, अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इतना हमने जान लिया। मैथमेटिकल रूप की बात करें तो विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, इस पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल S और इस पृष्ठ की स्थिति यानी कि कोणीय स्थिति, किस एंगल पर ये पृष्ठ इस क्षेत्र में रखा हुआ है, cos थीटा, ये हुआ। यानी कि फाई विद्युत फ्लक्स बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणा पृष्ठ का क्षेत्रफल और उसकी स्थिति, यानी कि फाई ई बराबर ई एस कॉस थीटा। ये तो हुआ विद्युत फ्लक्स। अगर हम इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं तो इसकी उत्पत्ति करने के लिए हमें सबसे पहले एक छोटा सा अल्पांश ले लेते हैं। हम इतना मान लेते हैं कि जो ये अल्पांश है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E से थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ है, और इस यानी कि वेक्टर है जो क्षेत्रफल सदिश है, क्षेत्रफल सदिश ds वेक्टर है।
क्षेत्रफल सदिश ds वेक्टर है जो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा है। तो अगर हम इसकी उत्पत्ति की बात करें, हमने एक छोटा अल्पांश क्षेत्रफल ले लिया जिसका क्षेत्रफल सदिश ds वेक्टर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा है। तो यदि इस अल्पांश के लिए विद्युत फ्लक्स को लिखा जाए तो किस तरह से लिखेंगे, d फाई ई बराबर होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, अल्पांश का क्षेत्रफल ds और उसकी स्थिति cos थीटा। अब ने cos कंपोनेंट क्यों लिया है, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ थीटा कोण बना रहा है और इसको हम दो घटकों में विभाजित करेंगे। तो एक घटक होगा ऊर्ध्वाधर और दूसरा घटक होगा क्षैतिज घटक। क्योंकि ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्षैतिज है तो हम केवल और केवल क्षैतिज घटक का ही उपयोग करेंगे जो कि है cos थीटा। ऊर्ध्वाधर घटक का उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्षैतिज में ही जा रही है, इस वजह से हम क्षैतिज घटक का उपयोग करेंगे। तो ये तो था अल्पांश के लिए। अब यदि हम इसको वेक्टर रूप में लिखना चाहें तो किस तरह से लिखा जाएगा, इक्वल टू ई वेक्टर। अगर हमने वेक्टर का थोड़ा सा भी नॉलेज है तो हम cos थीटा हटाएंगे और डॉट प्रोडक्ट के साथ वेक्टर को लिखेंगे। तो इस तरह का लिखा जाएगा। यदि हम संपूर्ण पृष्ठ के लिए इस फ्लक्स को निकालें तो हमें समाकलन करना पड़ेगा, यानी कि इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन इस संपूर्ण यानी इसका जो संपूर्ण पृष्ठ है इसके लिए हम विद्युत फ्लक्स फाई ई लिखेंगे तथा पूरे का समाकलन साइक्लिक इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ई वेक्टर कहीं भी यानी कि पूरे पृष्ठ के लिए एक समान है तो विद्युत क्षेत्र को हम बाहर ले लेंगे क्योंकि एक अचर राशि की तरह काम करेगा, एक समान है। तो ई वेक्टर साइक्लिक इंटीग्रल ds वेक्टर। संपूर्ण पृष्ठ के लिए जो क्षेत्रफल लिया गया है वो s है, तो इस पूरे का यानी कि फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर, इसको लिखा जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का पृष्ठ क्षेत्रफल, ये हो जाएगा जो कि है s। तो फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर और s वेक्टर, इतना हुआ। अब वेक्टर हटाएंगे तो दोबारा से es cos थीटा। तो ये हमारे पास विद्युत फ्लक्स का मान आ गया है। विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है, विद्युत क्षेत्र मल्टीप्लाई पृष्ठ का क्षेत्रफल s और उसकी स्थिति। तो ये है विद्युत फ्लक्स। तो जो फ्लक्स का मान हमने ड्राइव किया है वो है फाई ई इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। अब ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो सबसे पहले तो जो फ्लक्स का मान है वो डिपेंड कर रहा है किस पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर, दूसरा है क्षेत्रफल पर तथा कोण की स्थिति पर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ एक इस तरह का संबंध बना रहा है यानी कि फाई ई अनुक्रमानुपाती संबंध है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ। इसका मतलब क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ने पर फ्लक्स का मान बढ़ेगा। अगर कोई ये पृष्ठ रखा हुआ है, इस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है ये है, तो इसमें से कितना विद्युत क्षेत्र निकल रहा है, केवल दो रेखाओं के साथ, केवल दो विद्युत क्षेत्र निकल रहा है। विद्युत बल रेखाएं केवल दो निकल रही। अगर विद्युत क्षेत्र को हम बढ़ा दें, विद्युत क्षेत्र का मान हम बढ़ा देते हैं तो ये कुछ इस तरह से ज़्यादा विद्युत बल रेखाएं इस क्षेत्र से
निकलने लगेंगी। तो यानी कि विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ने से विद्युत फ्लक्स का मान बढ़ेगा। दूसरा, पृष्ठ के क्षेत्रफल पर इसके साथ भी अनुक्रमानुपाती रिलेशन है इसका। तो अनुक्रमानुपाती यानी कि इसका मतलब है कि पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाने से विद्युत फ्लक्स का मान भी बढ़ेगा। तो किस तरह से, अगर हम छोटा पृष्ठ ले लेते हैं एक और एक बड़ा पृष्ठ, दो पृष्ठ हैं, विद्युत क्षेत्र दोनों के लिए समान ले लेते हैं, इधर से इस तरह से, ये हमने विद्युत क्षेत्र दोनों के लिए समान ले लिया। तो हमने ये देखा कि विद्युत जितना बड़ा क्षेत्र उतनी ही बल रेखाएं ज़्यादा से ज़्यादा उस क्षेत्र से निकल रही हैं। इसका पृष्ठ ज़्यादा है तो विद्युत बल रेखाओं की संख्या ज़्यादा है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है तो विद्युत बल रेखाओं की संख्या भी कम होगी। इसका मतलब है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने पर फ्लक्स का मान अधिक होगा। स्थिति के बारे में देखते हैं, कोणीय स्थिति। तो कोणीय स्थिति को हम दो तरह से अब कोणीय स्थिति को हम दो तरह से जान सकते हैं। पहला, यदि हम पृष्ठ को विद्युत क्षेत्र यानी कि थीटा का मान 0 डिग्री हो जाए, थीटा का मान 0 डिग्री हो जाए, इसका मतलब यह है कि जो पृष्ठ है थीटा का मान 0 डिग्री हो जाए, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ पृष्ठ को लंबवत रखा जाए, कुछ इस तरह से ये लंबवत रखा जाए। तो जिस पृष्ठ को हमने इस क्षेत्र में रखा है उस पृष्ठ का सदिश क्षेत्रफल किस तरह से होगा, ये सदिश क्षेत्रफल होगा। सदिश क्षेत्रफल तथा तीव्रता के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इस थीटा का मान इस फ्लक्स के मान में रखते हैं तो फाई ई इक्वल टू होगा ES cos 0 डिग्री। cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 इज इक्वल टू 1। तो अगर इस स्थिति में हम रखते हैं यानी कि लंबवत स्थिति में, तो हमारे पास जो फाई का मान होगा यानी कि विद्युत फ्लक्स का मान होगा वो अधिकतम होगा। अधिकतम कब होगा, जब हम पृष्ठ को विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखते हैं, तो हमारे पास फाई का जो मान होगा यानी कि विद्युत फ्लक्स का मान वो क्या होगा, अधिकतम। अब दूसरी स्थिति में देखें तो दूसरी स्थिति किस तरह की, यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ पृष्ठ को समांतर रखा गया है। ये हमारा पृष्ठ है, इसको हमने समांतर रखा, तो इसका जो सदिश क्षेत्रफल सदिश है वो कुछ इस तरह से 90 डिग्री के कोण पर होगा, यानी कि 90 डिग्री होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ। तो 90 डिग्री का कोण है। अब इस 90 डिग्री का मान इसमें रख देते हैं, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री इसमें, तो फाई ई इक्वल टू ES cos 90 डिग्री, फाई ई इक्वल टू 0 क्योंकि cos 90 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ, अगर हमें अधिकतम विद्युत फ्लक्स लेना है तो हमें पृष्ठ को लंबवत रखना होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ, और यदि न्यूनतम लेना है तो जो पृष्ठ है उसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ समांतर रखना होगा। तो इन दो केस में हम जान सकते हैं कि जो पृष्ठ है वो किस तरह से विद्युत फ्लक्स को प्रभावित करेगा। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम जो दूसरा टॉपिक है गॉस का नियम उसके बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि गॉस का नियम
पूरी तरह से डिपेंड करता है विद्युत फ्लक्स पर, विद्युत फ्लक्स पर डिपेंड करता है। तो गॉस का नियम क्या कहता है? गॉस का नियम कहता है हवा या निर्वात में किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित, ध्यान रखना है हवा या निर्वात में, हवा या निर्वात में किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी आकार के बंद पृष्ठ से होकर अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संपूर्ण संख्या पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश की 1/ε0 गुना होती है। यानी कि यदि कोई पृष्ठ है उससे गुजरने वाली जो भी विद्युत बल रेखाओं की संख्या है, विद्युत बल रेखाओं की संख्या है, विद्युत बल रेखाओं की संख्या हमने क्या मानी है? फाई ई है। उसका मान उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये है, यदि कोई बंद पृष्ठ है उसके अंदर आवेश रखा हुआ है Q, उसके अंदर आवेश रखा हुआ है Q, तो इससे जो भी बल रेखाएं निकलेंगी उन बल रेखाओं का मान उस आवेश का यानी कि जो 1/ε0 गुना होगा। यह है गॉस का नियम। तो अगर हम मान लें कि गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स यानी कि गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या फाई ई है और आवेश Q है, तो हमारे पास रिलेशन क्या आएगा? फाई ई इक्वल टू Q/ε0, इतना हमारे पास रिलेशन आएगा। अब इसके बारे में, उत्पत्ति के बारे में, गॉस की प्रमेय की यानी कि गॉस के नियम की उत्पत्ति, प्रूफ क्या होगा? प्रूफ, तो इसके प्रूफ के बारे में सबसे पहले हम एक गॉसियन पृष्ठ ले लेते हैं। कोई हमने आवेश ले लिया, एक गोलीय पृष्ठ ले ली, इसके अंदर कोई आवेश रखा हुआ है, धनात्मक आवेश। धनात्मक आवेश का नेचर क्या है? धनात्मक आवेश से निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, जो भी विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी वो बाहर की तरफ निकलती हैं, यानी कि धनात्मक आवेश से विद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ जाएंगी, तो इससे भी जाएंगी। अगर हम इस पृष्ठ पर, जो भी हमने पृष्ठ लिया उस पृष्ठ की सतह पर कोई बिंदु P मान लेते हैं, मान लिया हमने कोई बिंदु P है। अब ये धनात्मक जो आवेश है इससे विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ जाएगी और ये बिंदु से होती हुई कुछ इस तरह से ई वेक्टर बाहर की तरफ निकल जाएगी। इस P बिंदु पर एक छोटा सा एरिया हम ले लेते हैं, यानी कि क्षेत्रफल। उस क्षेत्रफल का सदिश ds सदिश होगा, यानी कि ds वेक्टर होगा, और इसकी जो त्रिज्या है वो है स्मॉल r। इस पृष्ठ की जो त्रिज्या है वो है स्मॉल r। इतना तो हमने देख लिया है। तो एक हमने पृष्ठ लिया, उसकी त्रिज्या स्मॉल r है और उसका केंद्र है O, जिस पर धनात्मक आवेश प्लस Q रखा हुआ है, प्लस Q को स्थित किया गया है, और एक छोटा सा क्षेत्रफल ds है। बिंदु P पर एक छोटा सा क्षेत्रफल ds है। इस छोटे क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो ds वेक्टर है और दिशा क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में। तो अगर हम इस धनात्मक आवेश से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करते हैं, तो इससे पहले प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र
की तीव्रता E इक्वल टू विद्युत प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 प्लस Q आवेश है Q अपॉन और इसकी जो त्रिज्या है वो r²। अच्छा, इसकी दिशा क्या होगी? दिशा होगी O से P की तरफ, O से P की तरफ। और दिशा क्या होगी? दिशा O से P में, दिशा O से P में। क्यों? क्योंकि प्लस Q आवेश से जो विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं वो बाहर की तरफ जाती हैं, तो इसकी जो दिशा होगी वो O से P की तरफ, O से P की तरफ होगी। ठीक है, इतना हो गया। अब हम विद्युत फ्लक्स की बात करें तो विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है? विद्युत फ्लक्स का मान फाई ई इक्वल टू, अभी हमने ड्राइव किया था, फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर साइक्लिक इंटीग्रल ds वेक्टर, इतना होता है, इक्वल टू ई वेक्टर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, साइक्लिक इंटीग्रल ds वेक्टर। ई वेक्टर का मान बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई वेक्टर का मान रख देते हैं, तो फाई ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन r²। मल्टीप्लाई, ये पूरा है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो फाई ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन r²। संपूर्ण पृष्ठ हमने कैसा लिया है? गोलीय, तो गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई r²। गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? 4 पाई r²। इतना हुआ संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब यदि हम इसमें देखें तो कौन कौन कट रहा है? 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, r² से r² कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो शेष बचेगा तो फाई ई इक्वल टू 1/एप्सिलॉन 0 Q। तो ये हमारे पास गॉस का नियम जो कि हमने सिद्ध कर लिया है, ये हमने प्रूव कर लिया है, तो ये है गॉस का नियम। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो ये आज हमने फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम, इनके बारे में जान लिया है अच्छे से कंसेप्ट के साथ। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब, शेयर तथा लाइक करके जाएं। ओके, थैंक यू।